अब हम लोगों को पता चल गया कि रिटर्न स्टेटमेंट के दो हिस्से होते हैं। एक वही प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस, और दूसरा ऑन मेरिट्स। लेकिन ना आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है। जैसे ये सर ने सवाल किया था ना, सर का सवाल वाकई बहुत अच्छा था। लेकिन कभी कभी हमारे ऊपर लिमिटेशंस होती हैं कि मतलब जाहिर सी बात है, इतनी शॉर्ट स्पैन में हम लोग हर चीज को साथ साथ लेके नहीं चल सकते, या हमारे पास केसेस ही नहीं आते इतने ज्यादा। सबसे पहले हम लोग एक चीज ना आप लोगों ने ख्याल रखनी है। वो कभी कभी जब हम लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी ना, तो कोई हमें ड्राफ्टिंग वगैरह का कहता था। तो प्लेट में तो हम लिखते हैं यहाँ पे इन दी नेम ऑफ सीनियर सिविल जज साहब, या इस तरीके से। या फिर जो भी जिस भी बंदे को आप लोगों ने कोर्ट में पेश करनी होती है, उसकी जो हायर अथॉरिटी, सॉरी, वो वाली अथॉरिटी जिसको कोर्ट ने कहा होता है कि आपने इन चीजों के बारे में डील करना और फर्दर असाइन करना, उसका हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। और वो 90% यही होता है अगर सिविल के केसेस हैं और उन्होंने डायरेक्ट जाना ही सिविल जज क्लास 1, 2 या 3 के पास है, तो वहां पे हम लोग लिखते हैं इन दी कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज क्लास, सीनियर सिविल जज साहब लाहौर या कसूर, या जो भी हम लोगों ने लिखना वो लिखते हैं। लेकिन जब हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी है ना, वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, जिस भी कोर्ट को वो चीज असाइन हो जाती है, यानी कि वो प्लेंट असाइन हो जाती है, वो सूट असाइन हो जाता है। अब वहां पे जिस भी जज साहब की मोहर लगी होगी ना एडमिटेंस के लिए, या जिस भी जज साहब के कोर्ट में केस चल रहा होगा, और इस चीज का हमें कैसे पता चलेगा, इस चीज का हमें ऐसे पता चलेगा कि हम लोग कोर्ट के अंदर दावा दायर करते हैं। कोर्ट में दावा दायर करने से पहले हम लोग ऑफिस रूम में लेके जाते हैं। वहां पे दो किस्म के जजेस का नाम इसको रेफर होता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज और एक दूसरा होता है ट्रायल जज। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज उस ओपनिंग शीट के ऊपर लिखा होता है ना, उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, एक और छोटी सी बात, वो वैसे मुझे नहीं लगता कोई गलती किसी भी बंदे से कभी होगी, लेकिन फिर भी उसको क्लैरिफाई करने के लिए, मिसाल के तौर पे एक जज साहब है अहमद कामरान साहब। उनकी तो वो कोर्ट है, लेकिन उस दिन ड्यूटी जज साहब कोई और बैठे हुए हैं, मसलन के अहमद बशीर साहब है, ठीक है। वहां पे जो हमारा यहाँ पे नाम होगा ना, वो उन्हीं जिनकी कोर्ट है, उन्हीं अहमद कामरान साहब का नाम आएगा। बशीर साहब सिर्फ वो एक ड्यूटी जज की हैसियत रखते होंगे, उनका नाम हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक है। और ये ड्राफ्टिंग में सिर्फ गलती कहाँ पे होती है कि हम लोग यहाँ पे सीनियर सिविल जज साहब लिख सकते हैं प्लेंट की तरफ से देख के, लेकिन वो नहीं हमने लिखना। हमने उस कोर्ट का नाम लिखना है जहाँ पे वो वाला जो दावा है वो कोर्ट में आया होगा, ठीक है। उसके बाद है इन री, इसका मतलब होता है रेफरेंस। सलमान खादम वर्सेस मसम्मात नुशाबा खातून, जैसे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का यहाँ पे नाम लिखा होता है ना, इस तरीके से 1, 2, 3, और यहाँ पे प्लेंटिफ्स लिखा होता है, यहाँ पे बाद में लिखा होता है वर्सेस, ठीक है। यहाँ पे फिर 1, 2, 3 इस तरीके से यहाँ पे डिफेंडेंट का नाम लिखा होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इन सबकी पूरी पूरी, जैसे हम लोग प्लेंट में करते हैं उस तरीके से पूरी पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं देनी, बल्कि हम लोगों ने उनका फर्स्ट नेम यहाँ से प्लेंटिफ से और फर्स्ट नेम यहाँ से डिफेंडेंट का उनका लेना है, और उसके बाद एटसेट्रा, ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको बाद में हम लोगों ने एटसेट्रा कर देना है, ठीक है। फिर हमारा क्या बन जाएगा, सलमान खादम वर्सेस मसम्मात नबीहा खातून। अच्छा, ये मसम्मात जो है ना, ये फीमेल्स को इज्जत देने के लिए इसमें हम लोग लिखते हैं। अदरवाइज इसका असल नाम जो था ना, वो नबीहा खातून था, ठीक है। और एटसेट्रा इसका मतलब है कि एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसा ही प्लेंट के अंदर लिखा होगा ना, सेम टू सेम हम लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर उसी को कॉपी पेस्ट कर लेना है। उससे ना एक वर्ड ज्यादा लिखना है, ना एक वर्ड हम लोगों ने कम लिखना है, ठीक है। इसके अंदर जैसे है सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, ये प्लेंट के अंदर भी ऐसे लिखा हुआ था, और इसको हम लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर भी ऐसे ही लिखना होता है। अच्छा, ये दोनों चीजें हम लोग क्यों लिखते हैं, ये दोनों चीजें हम लोग इसलिए लिखते हैं कि जब एक केस कोर्ट के अंदर आ गया है, एक सूट कोर्ट के अंदर आ गया है, अब कोर्ट को भी तो पता चलना चाहिए कि ये किस सूट के अंदर किस सब्जेक्ट के लिए आए हैं। तो सिर्फ उन चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए ये लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट, एक सेकंड रुकेगा, मैं कॉल
अस्सलाम वालेकुम सर अली। जी वालेकुम अस्सलाम नासिर भाई। सर आज पीपीसी की क्लास होगी नहीं सर, आज पीपीसी की नहीं क्लास होगी। और सीआरपीसी क्यूएसओ की सीआरपीसी की शायद हो। और क्यूएसओ भी कह रहे थे आप। वो सर फैसल शायद कंडक्ट करें दूसरे ग्रुप में। तो इस ग्रुप में नहीं होगी वो। नहीं, सर वो सारे फैसल कह रहे थे कि 16 से जो है नया सेशन स्टार्ट करना है, उसका क्या बना। उसमें अभी वो प्लानिंग कर रहे हैं। वो मेरा ख्याल है कल या परसों वो फाइनल कर लेंगे किस किस ने कौन सी क्लास लेनी है, क्या टाइमिंग होगी। और ये जो कल कल जो एडवर्टीजमेंट आई है, क्या न्यूज आई है, क्या किस फेक है चीज़ या इसमें कुछ है? ये जो किस चीज़ की? अपॉइंटमेंट नहीं ये नहीं, ग्रुप में ओरिजिनल है, शेयर फेक की क्यों होगा? सर ओरिजिनल है। बाबर ने शेयर की हुई। जी जी, सर ओरिजिनल है, इसमें आ रही है पोस्ट अब उसकी। रिलैक्स हो गई। नहीं नहीं, रिलैक्स जी, तो होगी पेपर्स में। वो नहीं मुझे पॉसिबिलिटी कंफर्म है। है। वैसे उन्होंने कहा है कि रिलैक्स करेंगे, लेकिन अब कंफर्म नहीं है क्या रिलैक्सेशन होती है उसमें। वो तो अब पता चलेगा ना, क्राइटेरिया क्या देते हैं वो। तो इसमें जो एडवर्टाइजमेंट के चांसेस है लास्ट वीक में। जी, तो दिसंबर अभी तो लास्ट या लास्ट के जो है, जनवरी 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 फर्स्ट वीक। तो सर अभी तो लास्ट के जो इंटरव्यू भी नहीं हुए, वो प्रोसेस प्रोसेस सेपरेट होगा। वो एक अलग चीज चलती रहती है, उनका इनसे कोई कंसर्न नहीं है, ना कोई लिंक उनका, क्योंकि वो उनके इंटरव्यूज अपनी अच्छा, जगह है, उनके ये जो पोस्ट हैं ये अपनी जगह पे हैं। चलो ठीक है, थैंक वो यू। मेरा ख्याल है कुछ कुछ थे जो पास हुए थे, बाकी सीट्स तो खाली है ना, उनको तो उन्होंने फिल करना है ना किसी तरह, एडवर्टीजमेंट उसकी देंगे। आप लेकिन उसमें जो है वो अगर फर्ज करें 28 जो है वो पास हुए थे एडिशनल में, तो जी, सपोज अगर उसमें से दोबारा अप्लाई करना चाहे तो, या फिर वो अभी करेगा। इंटरव्यू के लिए करे। उसको कोई मसला ही नहीं है, वो जो मर्जी करे, अप्लाई करे या ना करे, वो तो एक अलग चीज आ जाएगी ना। अच्छा, ये जो चलें ठीक। कम्पिटिटिव एग्जाम्स की खूब से मेरे एक टीचर थे वो बताते थे, कहते इसकी एक खूबी ये है, आपने सीएसएस के पेपर्स के लिए तैयारी की है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपने तैयारी कर ली है, आपका पेपर आ गया है, आप पेपर देने चले गए हैं, आपका फाइनल पेपर हो गया, लास्ट पेपर आपने दे दिया है, वो दे के आप वापस आए हैं, तो अब आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट सीएसएस के पेपर है उसकी तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं है कि आपका क्या बनेगा। अरे ये वेट भी नहीं कंपटीशन की करना। पेपर चीज ऐसी है, कोई वेट नहीं करना है इसके लिए। ओके, थैंक यू। अच्छा, इसके अंदर अब हम लोगों ने देनी है रिटर्न स्टेटमेंट। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट जो होगी वो किसी अगर तो सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंडेंट है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट। मैम। वालेकुम सलाम जी अक्सा। मैम मैं ना थोड़ी लेट आई थी, काइंडली बता दें कि ये सीपीसी में कौन सा ऑर्डर या क्या पढ़ रहे हैं हम। इसके अंदर हम लोग ना ऑर्डर 8 को पढ़े हैं, लेकिन ऑर्डर 8 के साथ हम लोगों ने आज अमेंडमेंट इंक्लूडिंग ऑर्डर 6 रूल 17 भी करना है और 18 भी करना है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को ना ऑर्डर 8 रूल 9 और 10 वो दोनों हम लोगों ने एक बार पढ़ ली है, लेकिन जब हम लोगों ने अमेंडमेंट इन प्लीडिंग कर लेना है ना, उसके बाद उनको एक चीज हम लोगों ने कनेक्ट करनी है, वो दोबारा वहां पे जाना है, ठीक है। और उसके जी अलावा हम लोग अभी कर रहे हैं रिटर्न स्टेटमेंट का, बस थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ कि किस तरीके की रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। जी जी साकिब। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने अगर तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंडेंट है, तो उसके अंदर हम लोग ये चीजें ऐड ऑन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिख देंगे रिटर्न स्टेटमेंट। लेकिन अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है और वो सब डिफेंडेंट्स जो है वो सेपरेट सेपरेट अपने रिटर्न स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने यहाँ पर ही ये बात क्लियर करें कि किस डिफेंडेंट के बिहाफ पे हम लोग दे रहे हैं और उसका नाम पता क्या है। अच्छा, ये नाम पता हम लोग नीचे फर्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां लिखने से ज्यादा बेहतर है कि हम लोग यहाँ पे इस टाइटल में ही लिख देते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट नंबर 2, यानी कि जो भी इस केस का डिफेंडेंट नंबर 2 था, सिर्फ और सिर्फ उसके बिहाफ पे आइए। अब आगे उसका नाम,
खुरम शहजाद मलिक सन ऑफ शहजाद हुसैन मलिक रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 98 ब्लॉक ए फेज 2 DHA लाहौर। ये उसका पूरे का पूरा पता लिख दिया है। अब कोर्ट को ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये रिटर्न स्टेटमेंट आई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफेंडेंट के बिहाफ पे आई है और वो ये वाला बंदा है। अब इसके अंदर रिस्पेक्टफुली श्वेत लिखते हैं, या फिर इसकी जगह पे कोई भी आप लिख रहे हैं रिस्पेक्टफुली सर या वर्दी सर, जो भी आपने लिखना हो, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ना वो ये प्रेफर किया जाता है रिस्पेक्टफुली श्वेत को। उसके बाद प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, वो जितने भी ऑब्जेक्शन जो कि आप प्लेंट के अंदर ले तो सकते हैं, बल्कि प्लेंट के लिए आप लोगों ने लेने तो हैं, लेकिन उसका कोई रेलिवेंट कंसर्न वहां पे नहीं बन रहा, या फिर आपने कोई एडिशनल चीज लिखनी है, वो भी आपने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, इसको उर्दू में कहते हैं इब्तिदाई उजरात, वो यहाँ पे लिख देनी है। और उसके अलावा आप लोगों ने कोई लॉ की बात करनी है, मसलन के ये लिमिटेशन से बार्ड है लॉ, तो आपने उनको जो भी स्टांस लेना है वो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन में लेना है। और या फिर कोई आपने अपना एडिशनल क्लेम लेना है, उसको भी आपने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन में ही एक पैराग्राफ बना के लिखना है, क्योंकि इसमें भी ये देखें पैराग्राफ की सूरत में ही होता है। और उसके अलावा एक चीज बहुत ही सेलिब्रेटेड चीज होती थी पहले, जब हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाते थे ना, इसके साथ हम लोग ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन देते थे डिफेंडेंट सारी, लेकिन अभी 2018 की अमेंडमेंट के बाद ये रूल 11A इंसर्ट हुआ है इसके अंदर, और उसके मुताबिक ये है कि जितनी भी ऑब्जेक्शंस आपने लेनी है वो इसके आपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ही लेनी है। सेपरेट जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी ना वो इसके अंदर बार्ड है, यानी कि अब हम लोगों ने 711 की एप्लीकेशन नहीं देनी, बल्कि 711A के तहत वो सारे स्टांसेस, मतलब कि ये अंडर वैल्यूड रिलीफ है, ये इसने कोर्ट फीस नहीं लगाई, ये टाइम बार्ड है, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, सॉरी, और टाइम बार्ड है, ये लिमिटेशन से बाहर है, या ऑर्डर 2 रूल 2 की वजह से बाहर है, यानी कि कोई भी बार होगा उसकी हम लोगों ने कोई भी स्टांस लेना है, उसको हम लोगों ने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन के अंदर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये जितने भी आपके होंगे कि ये क्लीन हैंड से इसने अप्रोच नहीं किया, साथ इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। सिर्फ ये स्टांस ले देना कि दिस इज बार्ड बाय लॉ, इतनी काफी बात नहीं है, या ही हैज नॉट अप्रोच दिस कोर्ट विद क्लीन हैंड, इतनी बात नहीं, आपने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। लेकिन वो एक्सप्लेनेशन जो है ना, वो जो हम लोगों ने ऑर्डर 6 के अंदर प्रिंसिपल्स पढ़े थे कि हमारी मटेरियली तो हम लोग उन चीजों को अंदर रेलिवेंट लिखें, लेकिन अब उसको इतना खींच के भी लंबा नहीं ले जाना। और आपने ना हमेशा याद रखना है, चाहे आप लोग प्लेंट लिख रहे हैं या रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आपने अपना स्टांस जो लेना है वो तो ऑर्डर 6 और 7 और 8 इनको मद्देनजर रख के लेना ही लेना है। लेकिन एक चीज जो डिफरेंस है, कोई भी ऐसी चीज जो एक एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश की जा सकती है, उसको डायरेक्टली आपने रिटर्न स्टेटमेंट का या प्लेंट का हिस्सा नहीं बनाना। आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि ये भाई या उसका इफेक्ट लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये लिख सकते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि इसने मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर इसी प्रॉपर्टी के लिए मुख्तलिफ सेल डीड्स एग्जीक्यूट की हैं, बस ये इतनी चीज काफी है। अब आपने ये नहीं करना कि इसने शहजाद के साथ, कासिम के साथ, नबीला के साथ ये एग्रीमेंट किया है, 50-50 हजार रुपए इनसे बयाना भी ले लिया है, ये 3 डिफरेंट एग्रीमेंट है। ये जितना भी हिस्सा है ना अंदर की स्टोरी जो है, वो सारी एविडेंस का है पार्ट, ठीक है, और वो भी कंसर्न्ड बंदा ही इसको एविडेंस देगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज क्या करनी है, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ मुतलका डॉक्यूमेंट लिखना है जिसके ऊपर हम लोग इन्हिसार कर रहे हैं, और वो लिखने के बाद उसका फर्दर इफेक्ट क्या होगा। अच्छा, ये चीजें जो है ना हमारे पास प्रैक्टिकली जब आती है ना, इसको हम अच्छे तरीके से तब ही एप्लीकेबल कर पाते हैं। पढ़ने में हम लोग पढ़ लेते हैं चीजों को, लेकिन प्रैक्टिकली आप लोग एक चीज ऐसे कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई प्रोपोजिशन बनाओ। अब जब वो प्रोपोजिशन बन गई है ना, आप उसकी एक प्लेंट लिखो, और उसकी प्लेंट के रिटर्न स्टेटमेंट के लिए आप अपने किसी भी फ्रेंड को साथ मिला लो, उसको कहो कि अच्छा तुम ना इसके लिए मुझे ये रिटर्न स्टेटमेंट इसके लिख के दो। जब आप प्लेंट भी पढ़ोगे और रिटर्न स्टेटमेंट भी पढ़ोगे तो आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपने ना इसको चेक किसी अच्छे, मतलब जिसको ड्राफ्टिंग आती है ना, उस बंदे से करवाना है, क्योंकि जो हमारी वकालत है ना, इसके 2 हिस्से हैं, एक लॉ है
प्योर लॉ जो हमारा है किताबों के अंदर, ये सारा कुछ। दूसरा है ड्राफ्टिंग, ठीक है। प्रैक्टिस हमारी हम लोग की जितनी भी है ना, वो बुक्स के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो वही सारा कुछ प्रैक्टिस है। लेकिन ड्राफ्टिंग वो चीज है कि इसको हम लोगों ने कोर्ट में प्रेजेंट कैसे करना है, वो सारा कुछ क्या है, प्लेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट है, या कोई भी एप्लीकेशन है, ये सारा कुछ। तो एक और बात ये है कि कुछ लोग ना ऐसे स्टेनो वगैरह से ड्राफ्टिंग करवा लेते हैं। आप लोग उन चीजों को अवॉइड किया करें, और जिस कदर हो सके ना अपने सीनियर्स के पास, जिनके भी सीनियर्स मौजूद हैं, उनसे कहा करें सर मैं इसकी ड्राफ्टिंग कर दूं, सर आप मुझे डिक्टेट करवा दें, इसमें ना आपका टाइम काफी ज्यादा लगेगा। लेकिन इसमें होगा ये कि जब आपके सीनियर्स आपको गाइड करना शुरू करेंगे ना 2-3 माह, तो आपको मुश्किल होगी, लेकिन उसके बाद ना आपको चीजें थोड़ी आसान होना शुरू हो जाएंगी। और अल्टीमेटली कल को जब आपके पास इंडिपेंडेंट केसेस आएंगे ना, तो आप इजीली उन चीजों को हैंडल कर पाओगे, बनिस्बत उस वकील के जिसने सारी उम्र जो स्टेनोग्राफर्स होते हैं ना उनसे काम करवाया गया हो। क्योंकि हमारे पास क्रिमिनल के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ बेल की एप्लीकेशन की हद तक तो आप स्टेनो से काम ले सकते हो, अगर वो भी बहुत अर्जेंट केस आ गया है। लेकिन उसके अलावा कभी भी कोई भी आप लोग स्टेनो से काम ना लिया करें। और इससे भी निमटने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप अपने क्रिमिनल की बेल एप्लीकेशन ना एक फोन के अंदर ड्राफ्ट करके रख लें। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए, आप उसको अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चेंज करें और उसका प्रिंट्स निकलवा लें। इससे ना आपको एक फायदा ये होता है कि जब भी आपने कोर्ट में जाके कुछ बोलना है ना, तो आपके दिमाग में वो जो एक खला होती है ना कि अच्छा ये काम तो इस बंदे ने किया, पढ़ा इसने, अब इसने ये इसको इस तरीके से समझा है, वो खला पूरी हो जाती है। क्योंकि A to Z काम ही आपने किया होता है, तो आपने सारा कुछ समझा होता है। और ये जजेस ना हमारे रवैये कोर्ट्स में वकीलों को नोट करते हैं, और वो नोट इसलिए उनको हो जाते हैं, वो जानबूझ के नहीं करते कि अच्छा ये वाला वकील था कोर्ट में आके ऐसे बोला, अच्छा बोला, ये वाला वकील था आया कोर्ट में, इसको पता ही नहीं था इसकी फाइल का नंबर क्या था या क्या था। सॉरी मैं थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट चली गई हूँ, लेकिन ये बात ना थोड़ी मतलब के ऐसी थी जो ऑब्जर्व, अगर कोई बंदा कोर्ट में जाता है तो वो ऑब्जर्व किया करे अच्छे वकीलों को, बड़े वकीलों को ना, ठीक है। तो उससे हमें सीखने को बहुत मौका मिलता है। अच्छा, ये अभी आपने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस ले लिए हैं। अब इन्हीं ऑब्जेक्शंस को, ये जितने भी आपके क्लाइंट ने A to Z आपको बातें बतानी है ना, आपने खुद उसमें से डिसाइड करना है कि अच्छा प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन में मैं इसका क्या स्टांस ले सकता हूँ, और इसके मेरिट्स के अंदर मैं क्या बात डाल सकता हूँ। मेरिट्स में प्राइमरी वही बातें सारी होंगी जो कि प्लेंट के अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन आप इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए कोई भी आपका फर्दर कुछ भी मतलब कि क्लाइंट की बताई गई बात होती है ना, उसके अंदर से अगर कोई स्टोरी लाइन, मसलन ये फर्स्ट लाइन जो भी उसने आपको स्टोरी बताई थी, वो इस पैराग्राफ नंबर 3 के साथ रिलेट करती है, ठीक है। अब आपने यहां तक ये लिख देना, दिस इज डिनाइड एंड इनकरेक्ट। ये पैराग्राफ 3 में ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स मेंशन्ड इन सुप्रा पैराग्राफ्स का ये मतलब है कि जो मैंने ऊपर पहले प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस में पैराग्राफ्स में सारा कुछ बयान कर दिया गया हुआ है ना, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज है ना ये गलत है, ये इससे मैं डिनाई कर रहा हूँ इस पैराग्राफ नंबर 3 से, ठीक है। तो आपने अपने कनेक्टिविटी को बहुत ध्यान में रखना है। और ये मैं सीरियस होके, मतलब कि सीरियस सॉरी कह रही हूँ, ये मैं बड़ा जेन्युइन तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ कि जिस बंदे की ऐसी प्रैक्टिस है ना, और ये कोई 5 साल के बाद ही हमारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है कि हम लोग अच्छी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी बंदे ने कोई 6 से 7 माह या 1 साल लगाया ना सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग के ऊपर, तो वो वाला जो शख्स होगा ना वो हम सबसे बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन शर्त इसमें सिर्फ ये है कि उसने अपना हार्डकोर मेहनत की हो और अपने सीनियर से सही सही गाइडलाइंस ली हो कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसी को ही, और इसके अंदर 3 पैराग्राफ्स लीगल होते हैं, लास्ट पे वो जो ज्यूरिसडिक्शन वगैरह का बात की गई होती है, ये कॉज ऑफ एक्शन को उसने वैसे ही कह दिया कि मैं इसको डिनाई करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये पैराग्राफ्स लीगल से ये मुराद है कि ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट फीस के बारे में बता रहा है कि ये कोर्ट फीस मैंने लगा दी है। अगर तो कोर्ट फीस उस बंदे ने लगा दी है 15,000 जो मैक्सिमम है, तो आप उसका बहाना नहीं ले सकते। लेकिन अगर उस बंदे ने कोर्ट फीस को पूरी अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन के मुताबिक नहीं लगाई, तो आप यहाँ पे उसका भी स्टांस ले सकते हो, और ये लास्ट पैराग्राफ्स में ही आता है। और उसके मुताबिक आप लिख सकते हो कि ये डिनाई है,
और अगर आप यहाँ पे नहीं लेना चाहते वो वाला स्टांस, तो आप अपनी बात को मतलब के रिपीट ना करना, बट उसको अच्छे तरीके से लिखने के लिए आप ऑर्डर 7 रूल 11 का जो ऑब्जेक्शन है ना कि ये रिजेक्ट होनी चाहिए क्योंकि ये इनसफिशिएंटली स्टैम्प है, तो इसको इस तरीके से आप लोग ऊपर प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन में भी ले सकते हो। उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रेयर। प्रेयर को सादा सी के इसको डिसमिस कर दिया जाए विद स्पेशल कोस्ट। अच्छा, स्पेशल कोस्ट के अंदर कोस्ट के जो भी हमारे सेक्शन है ना 35 और 35A वगैरह, उनको जब भी आप कोस्ट मांगे ना उनको 1 से 2 बार पढ़ लिया करें, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमें उसमें से ना बहुत अच्छी चीज मिल जाती है। और हमें हमेशा कोस्ट मांगनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोस्ट मांगेंगे ना तो इससे जब कोर्ट ने डिग्री पास की है तो उसकी नजर में ये बात आ सकती है कि अच्छा मैं कोस्ट भी इसको काट सकता हूँ, क्योंकि कोर्ट खुद से कोस्ट तो डाल सकता है, लेकिन ना फिर ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि हाँ इन्होंने मांगी हुई है। और दूसरी ये बात, जब भी आपने अपने रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी है उसके अंदर ये पैरा ये आप लोग ना रट्टा मार लें, any other relief which this honorable court deems fit may graciously be granted। ये यहाँ पे वर्ड्स मुझसे काट गए हैं, सॉरी, यहाँ पे लिख लें may graciously be granted। ये आपने अपनी हर रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर डालने हैं, मतलब कि आपने स्पेशल कोस्ट मांगनी है उसके अंदर, और ये एनी अदर रिलीफ लाजमी से लाजमी मांगना है, ताकि अगर कोर्ट की डिस्क्रेशन बनती हो तो कोर्ट आपको वो वाला रिलीफ दे सके। उसके बाद आंसरिंग डिफेंडेंट इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे आंसर डिफेंडेंट नंबर 2 था। अगर सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंडेंट होता तो यहाँ पे लिखा होना था खाली डिफेंडेंट, ठीक है। फिर थ्रो यहाँ पे वकील साहब का नाम, और वेरिफिकेशन हम लोगों ने करनी है, और वेरिफिकेशन के लिए हम लोग वही जो ऑर्डर 6 रूल 14 15 इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे। और वेरिफिकेशन करने के बाद फिर से दोबारा यहाँ पे आंसरिंग डिफेंडेंट है, ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आंसरिंग डिफेंडेंट तब लिखेंगे जब हमारे एक से ज्यादा डिफेंडेंट है और उस एक बंदे ने सेपरेट एप्लीकेशन दी है, सॉरी सेपरेट रिटर्न स्टेटमेंट दी है। लेकिन अगर किसी भी है ये एक डिफेंडेंट तो वहां पे आंसरिंग नहीं का वर्ड नहीं आएगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट का वर्ड आएगा। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को मैसेजेस किए थे, किया था ग्रुप के अंदर कि अगर किसी के पास मौजूद है रिटर्न स्टेटमेंट